हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप। तो आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल वीडियो है क्योंकि इस वीडियो के दौरान सर्वोदय हॉस्पिटल के इंटरव्यू में पूछे जाने वाले क्वेश्चन फ्रेशर प्लस एक्सपीरियंस दोनों के मैं बताऊंगा। तो अगर आप जाना चाहते हो सर्वोदय हॉस्पिटल में तो ये 15 से 20 मिनट की वीडियो जरूर देख के जाना, क्योंकि ये 15 से 20 मिनट की वीडियो आपको आराम से 20-25 हज़ार की जॉब दिलवा सकती है। क्योंकि इसमें दोनों की क्वेश्चन मैं कवर करूंगा, तो जल्दी से क्वेश्चन का सिलसिला शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आगे इसके बाद हम सैलरी उनकी कितनी है, रजिस्ट्रेशन उनको कौन सी चाहिए, उसके बाद फ्रेशर को लेते हैं या नहीं लेते हैं, उसके बाद मेल या फीमेल किसको ज़्यादा प्रेफर करते हैं, वो सारी चीज़ें कवर करेंगे। लेकिन उससे पहले हम क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं जिनके बारे में आप सब बहुत डेस्परेट रहते हो। इसमें जितने भी क्वेश्चन उन्होंने पूछे वो मैं आपको बताता हूँ, और इसके साथ साथ मेरे पास इनके क्वेश्चन पेपर भी है। और अगर आप मेरा कोर्स ज्वाइन करते हो तो आपको इस हॉस्पिटल के क्वेश्चन पेपर तो मिलेंगे, लेकिन दिल्ली के कम से कम 30 से 40 हॉस्पिटल के क्वेश्चन पेपर प्लस उनमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो, प्लस जितना भी अभी तक मेरे पास मटेरियल मैंने इकट्ठा करा है वो सबका निचोड़ मैंने एक अपने कोर्स में डाला हुआ है। ये जो 7 डेज का मेरा शॉर्ट कोर्स है, इसके साथ आप अपनी हर बुलंदियों को आराम से छू सकते हो, क्योंकि इसको पढ़ने के बाद आपको और कोई बुक खोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें वो सारे क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा जो कि चाहे आप दिल्ली में चले जाओ, चाहे मुंबई में, चाहे कहीं भी चले जाओ, किसी भी हॉस्पिटल की इंटरव्यू आप आराम से क्लियर कर लोगे। तो कोर्स के लिए नंबर डिस्क्रिप्शन पे है व्हाट्सएप का, वहाँ से डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो और वहीं से ज्वाइन कर सकते हो। तो दोस्तों पहले मैं आपको बताता हूँ कि एक्सपीरियंस स्टाफ को क्या क्या क्वेश्चन पूछे, क्योंकि मैं एज ए एक्सपीरियंस स्टाफ गया था वहाँ पे 2 साल के लिए, मतलब 2 साल के एक्सपीरियंस मैंने शो करा था। और मेरे साथ एक फीमेल स्टाफ थी जिन्होंने एज ए फ्रेशर मतलब वहाँ पे इंटरव्यू दी। तो पहले मैं अपने बताता हूँ कि मुझे उन्होंने क्या क्या क्वेश्चन पूछे। वहाँ पे वैकेंसीज जो थी वो मैंने CCU के लिए फिल करी थी, CCU प्लस कैथ लैब। तो उसी के रिलेटेड जो उन्होंने मुझे उनकी जो CN है उन्होंने क्वेश्चन पूछे। जो फर्स्ट क्वेश्चन उन्होंने मुझे पूछा था कि एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी के बारे में कि क्या होती है। तो एंजियोग्राफी का आपको पता है कि हार्ट की जब कोई भी आर्टरी, कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज आती है तो हम उसको कंफर्म करने के लिए, उसको चेक करने के लिए, उसकी एग्जैक्ट लोकेशन पता करने के लिए करते हैं। तो इससे हमें ये कंफर्मेशन होता है कि ब्लॉकेज कौन सी आर्टरी में है। उसके बाद प्लास्टी के हम वहाँ पे जहाँ पे ब्लॉकेज है वहाँ पे स्टेंट डाल देते हैं, उसको हम प्लास्टी बोलते हैं, प्लस PTCA भी बोलते हैं। तो PTCA की फुल फॉर्म आपसे पूछ सकते हैं, परक्यूटेनियस ट्रांसल्यूमिनल कोरोनरी एंजियोप्लास्टी, तो वो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद उन्होंने मुझसे ये पूछा था कि जब आपके पास कोई PTCA के लिए पेशेंट आता है, जहाँ कोई मतलब इमरजेंसी में आपके पास पेशेंट आता है हार्ट अटैक वाला, MI वाला, तो आप क्या करते हो, मतलब कितने टाइम में आपको पेशेंट का प्रोसीजर करना होता है या वो सारी चीज़ें। तो नॉर्मल क्या होता है जब इमरजेंसी में आता है तो इमरजेंसी का ही स्टाफ और डॉक्टर वहाँ पे ही कोड स्टेमी करके जो भी कैथ लैब है उसको एक्टिवेट करवा देते हैं, और हमारी साइड से भी हम करवा सकते हैं अगर उन्होंने नहीं करा। और जो भी मतलब उसके बाद प्रोटोकॉल होता है, जैसे कि विदिन 20 मिनट्स जो है स्टाफ को आना है, तब तक आपको लोडिंग डोज देना है, पेशेंट को प्रिपेयर करना है। पेशेंट को प्रिपेयर कैसे करते हो कि पेशेंट की पहले तो बिलिंग करवाते हो, आप क्लियरेंस करवाते हो, बिलिंग की क्लियरेंस करवाते हो इमरजेंसी प्लास्टी के लिए। उसके बाद आप पार्ट प्रिपरेशन करते हो, फेमोरल और हाथों से अगर बाल है वो सारे आप करवाते हो। और उसके बाद ये सारी चीज़ें होने के बाद आप लोडिंग डोज वगैरह उनको देते हो। तो ये सारी चीज़ें आप प्रिपेयर करते हो उससे पहले। तो जैसे ही आप पेशेंट को प्लास्टी कर देते, प्लास्टी करने के बाद आप आके पेशेंट का ECT चेक करते हो कि कितना ECT है। हेपरिन दी होती है पेशेंट को काफ़ी सारी 10 से 15 या 20 हज़ार तक, तो आपको उस हिसाब से ECT चेक करके अगर ECT नॉर्मल आती है तो शीथ आउट करनी है। शीथ आउट जब मैंने उनको बोला तो उन्होंने मुझे शीथ आउट का प्रोसेस भी पूछ लिया। तो वही जो मैं आपको बोलता हूँ कि आप जो भी आंसर कर रहे हो वो आपको पता होना चाहिए कि मैं क्या बोल रहा हूँ, क्योंकि उसी के ऊपर वो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। तो अगर जैसे मैंने शीथ आउट का बोल दिया लेकिन मुझे प्रोसीजर पता नहीं है तो वहाँ पे मैं फंस जाऊँगा, क्योंकि वो एक्चुअली में हमें फंसाते हैं कि हम किसी न किसी तरीके से इनको मना करेंगे कि हमें आपको नहीं लेना है। लेकिन खैर एक्सपीरियंस स्टाफ को तो लेते ही लेते हैं वो। एक बार आपको शीट का बता देता हूँ कि वही मैंने जैसे आपको बताया कि हम पेशेंट का पहले ECT चेक करते हैं। ECT अगर नॉर्मल आता है, मतलब 180 या 160 से नीचे आता है, तो हम शीथ आउट करते हैं। शीथ आउट करने के लिए हम पहले पेशेंट को एजुकेट करते हैं कि आपके यहाँ पे जो शीथ लगी हुई उसको हम निकालेंगे। फिर हम BP को 1 मिनट के इंटरवल पे रखते हैं। उसके बाद हम पेशेंट को थोड़ा सा लोकल देते हैं कि पेन ना हो, है ना। लोकल आप 5 to 10 ml दे सकते हो। और उसके बाद आपको एक बॉल बना के रखना है जो कि आप शीट के ऊपर रखोगे। पेशेंट को फ्लूइड आपको अटैच करके रखना है कि पेशेंट को वेसोवेगल ना हो। वेसोवेगल में पेशेंट का BP एकदम से ड्रॉप होता है तो हम उनको फ्लूइड देते हैं। फ्लूइड के साथ साथ इंजेक्शन टर्मिन भी आता है, वो भी आपको पास में रखना है। और उसके बाद आपको कम से कम 30 to 35 मिनट तक प्रेस करके रखना है। हर किसी का अलग अलग होता है, कोई 20 मिनट्स करता है, कोई 30, कोई 40।
तो मतलब जब आपका ब्लड अच्छे से रुक जाता है उसके बाद आपको वहाँ पे बैंडेज लगा देनी होती है। बैंडेज लगा के उसके बाद ऊपर से हमें सैंड बैग एक रखना होता है ताकि जो ब्लीडिंग के चांस को बिल्कुल ज़ीरो किया जा सके। उसके बाद उन्होंने मुझे पूछा था कि जब पेशेंट को हम डिवाइस डलवाते हैं, किसी पेशेंट को डिवाइस डालना होता है तो क्या एंटीबायोटिक्स देते हो। तो एंटीबायोटिक एज ए प्रोफाइलेक्सिस हम देते हैं पेशेंट को सर्जरी से पहले या कोई भी मतलब जहाँ पे पेशेंट के कोई कट लग रहा है बॉडी पे, तो ये सारी चीज़ें हम करते हैं। तो एंटीबायोटिक की अगर बात करें तो अलग अलग फिर वही पे जो डॉक्टर्स का ऑर्डर है वही हम देना है, लेकिन नॉर्मली लीवोफ्लॉक्स, टारगोसिड या फिर कई बार सुपासेफ वगैरह जो है वो डॉक्टर दिलवाते हैं आपको। तो प्रायर 1 आवर मतलब ओटी या कैथ लैब में भेजने से 1 घंटा पहले आपको देना होता है, ठीक है। और उसके बाद उन्होंने मुझे ये पूछा कि अगर आपका कोई पेशेंट है जिसके प्रोसीजर हो रहा है, एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी कुछ भी हो रहा है ना, वो पेशेंट वहीं पे कार्डियक अरेस्ट हो जाता है तो आप क्या करोगे। तो कार्डियक अरेस्ट वाला सीन आपको पता होना चाहिए। फिर पेशेंट का आप सीपीआर करते हो, पेशेंट का एयरवे सिक्योर करते हो, उसको इंटूबेट करते हो ना, वो सारी चीज़ें मतलब जो भी लाइन वाइज है वो आपको बतानी है। तो मैं अभी बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा आपको क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा चला जाएगा और मुझे पता है ज़्यादा लंबी वीडियो को आप स्किप कर देते हो। और लाइक तो खैर आपने करना नहीं है, मैं जितना मर्जी बोल दूँ कोई फ़ायदा नहीं है। और सब्सक्राइब तो खैर कर ही लेना क्योंकि आपको नोटिफिकेशन आता रहेगा। लाइक तो चलो आपकी मर्जी, आप करना चाहो करो, नहीं करना चाहो तो डिसलाइक भी कर सकते हो। अगर कोई सजेशन देना चाहते हो तो वो भी दे सकते हो। उसके बाद उन्होंने मुझे ये पूछा था कि इंडिकेशन क्या है इंटूबेशन की। तो इंडिकेशन क्या होती है कि मतलब आपको कब पता चलेगा कि अब ये पेशेंट को रिक्वायरमेंट है वेंटिलेटर की, तो वो आपको पता होना चाहिए। कोई ऐसा पेशेंट है जो एकदम से अनकॉन्शियस हो गया, या कई बार हम वैसे नॉर्मल किसी पेशेंट को भी डाल देते हैं, जैसे किसी की CABG बाईपास करनी है ना, तो उस कंडीशन में हम उनको डाल सकते हैं। उसके बाद किसी को हाइपरकैप्निया हो रहा है उसको डाल सकते हैं, कोई कार्डियक अरेस्ट हो गया है उसको डाल सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी कंडीशन है जहाँ पे हम वेंटिलेटर पे पेशेंट को डालते हैं। उसके बाद उन्होंने पूछा मुझे कि कितने बंदे होते हैं कैथ लैब के अंदर, किसका क्या क्या काम होता है। तो वो आपको पता होना चाहिए कि जैसे ICU वगैरह में तो ठीक है डॉक्टर नर्सेज ही होते हैं, लेकिन कैथ लैब के अंदर क्या है कम स्टाफ होता है लेकिन सबका अपना अलग अलग काम है। जैसे एक तो अगर नर्सेज की बात करें तो वहाँ पे 3 से 4 नर्सेज होती हैं। उनमें से 2 नर्सेज होती है जो सर्कुलेटरी होती है और 2 नर्सेज होती है जो स्क्रब नर्सेज होती है। कई बार एक भी होती है एनजीओ में स्क्रब वाली, लेकिन अगर 2 भी हो, ज़्यादातर जिनके पास ज़्यादा स्टाफ है वो ऑब्वियसली 2 ही रखेगा, और जिनके पास नहीं है वो तो एक ही सर्कुलेटरी और एक ही स्क्रब नर्स के साथ भी काम चला लेता है। उसके बाद ये तो हो गई नर्सेज। एक उनका सुपरवाइज़र होता है, नर्सिंग सुपरवाइज़र अंदर, ठीक है, वो तो घूमता रहेगा अंदर बाहर दोनों जगह पे। और उसके बाद एक डॉक्टर मेन होगा जो कि प्रोसीजर करेगा। उसके बाद एक एनेस्थीसिया वाला डॉक्टर होगा जो कि वहाँ पे सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करेगा, पेशेंट का कॉन्शियस लेवल ऑब्जर्व करेगा, पेशेंट की सैचुरेशन, पेशेंट के सारे वाइटल ऑब्जर्व करेगा, है ना। अगर पेशेंट को वेंटी पे डालने की ज़रूरत पड़ती है तो वो उसी टाइम डालेगा। और उसके बाद एक टेक्नीशियन होगा जो फ्लोरोस्कोप है उसको मतलब उसकी पोजीशन देखता है, उसको ऊपर नीचे आगे पीछे जो भी करना है वो करता है। उसके बाद एक हमारे पास OT का स्टाफ होता है, मतलब जिसको स्पेशल इसी चीज़ के लिए रखा होता है कि वो सारे वाइटल्स वगैरह देखता रहता है। कोई IV इंजेक्टेबल देना है वो दे देगा, और पेशेंट की लाइन का जो भी मतलब उसको देना है मेडिसिन वगैरह वो करते रहते हैं, ठीक है। उसके बाद जो टेक्नीशियन है, टेक्नीशियन में भी 2 होते हैं बंदे, मतलब एक तो वो जो ऑपरेट करेगा मशीन को, और एक उनके साथ हेल्प करने के लिए, जैसे अगर किसी को मान लो स्टंट चाहिए, वो बोलते हैं कि ये स्टंट लेके आओ, वो उसी टाइम लेके आएगा। फिर किसी को बैलून चाहिए, इतने नंबर का बैलून लाके, तो वो दूसरा बंदा लेके आएगा ना। ये सारी चीज़ें मतलब ऐसे कोऑर्डिनेशन में होती है। तो मोटा मोटा मैं आपको बता दूं कि टेक्नीशियन होगा, डॉक्टर होगा, एनेस्थीसिया वाला डॉक्टर होगा, उसके बाद नर्सिस स्टाफ हो गए। तो यही मेन 5-6 बंदे हैं जो अंदर होते हैं। बाकी जो उनका काम है वो तो आपको पता ही है। उसके बाद उन्होंने मुझसे ये पूछा कि स्क्रब नर्स का क्या काम है, सर्कुलेटरी का क्या काम है। सर्कुलेटरी नाम से ही पता चल रहा है, सर्कुलेट मतलब जो घूमने वाला है, जो घूमता रहेगा आसपास सारी चीज़ें पकड़ाएगा। मतलब वहाँ से कोई इंजेक्शन देना है वो दे देगा, इधर से कुछ ये दे दो वो दे देगा, पेशेंट की डिटेल, पेशेंट का सारा नंबर और वो सारी चीज़ें, मतलब जो भी स्क्रब नर्स को नहीं करनी वो सारी सर्कुलेटरी करेगा। और स्क्रब वाला वही क्योंकि उन्होंने वॉश हुए होते हैं, उन्होंने ग्लव सर्जिकल पहने होते हैं और वो स्टरलाइज चीज़ों पे ही हाथ रखेगा, दूसरे पे नहीं रखेगा, है ना। और उनको पकड़ाने का काम जो है सर्कुलेटरी नर्स करेगी। तो ये मेरे कैथ लैब के उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछे और CC को पूछे।
तो फ्रेशर को उन्होंने बहुत इजी क्वेश्चन पूछे थे, ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं थे। मुझे ये नहीं पता कि वो लड़की थी इसलिए उससे पूछे, या हो सकता है उसको रखना हो तो इसलिए उससे पूछे। और मैं पहले आपको बता दूं कि वो साउथ इंडियन थे, तो साउथ इंडियन स्टाफ को वो थोड़ी सी ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन मैं आपको जस्ट बता रहा हूँ। उसके बाद जो फ्रेशर के क्वेश्चन में सबसे पहले उनको हाइपोटेंशन क्या होती है, हाइपरटेंशन क्या है और उसकी मैनेजमेंट क्या है। हाइपोटेंशन का आपको पता है जब ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, और हाइपरटेंशन ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, दोनों ही कंडीशन ख़राब है, दोनों को ही हमें मैनेज करना होता है। बढ़ जाता है तो उसके लिए हमारे पास बहुत ही एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन होती है, कुछ बीटा ब्लॉकर मेडिसिन होती है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर मेडिसिन होती है जो कि बीपी को कम कर देती है, ठीक है। अगर इंजेक्टेबल में बात करें, नाइट्रोग्लिसरीन एनटीजी के नाम से एक इंजेक्शन आता है, वो भी कम करता है। उसके बाद हमारे पास एक लेबेटालोल नाम से इंजेक्शन आता है, लेबेटालोल, वो भी उसको कम कर देता है, ठीक है। तो अगर कम हो जाए तो उसके लिए आपको पता है हम फ्लूइड दे सकते हैं। अगर पेशेंट मतलब सीकेडी हो या कोई पेशेंट जिसको हार्ट फेलियर के साथ आया, तो उस कंडीशन में हम पेशेंट को नॉरएड्रेनालिन स्टार्ट कर सकते हैं, वैसोप्रेसिन स्टार्ट कर सकते हैं, डोपामाइन स्टार्ट कर सकते हैं, मतलब और चीज़ें स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन फ्लूइड उस कंडीशन में हम नहीं देते, क्योंकि उस टाइम पे फ्लूइड खुद ही उनके लिए जहर है, अगर जितना ज़्यादा दोगे उतना ज़्यादा पेशेंट को परेशानी होगी। और उसके बाद हाइपोथर्मिया, उससे पूछ मतलब एब्रीवेशंस वगैरह आप पढ़ के जाना है, अगर फ्रेशर जा रहे हो तो एब्रीवेशंस वगैरह आपसे पूछ सकते हैं। हाइपोथर्मिया का आपको पता है टेम्परेचर जब बहुत सीवियरली कम हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं। सैंपल की साइट पूछी कि सैंपल कहाँ से लेते हैं, तो वहाँ पे जाके आपको ऐसे नहीं बोलना कि ये यहाँ से, क्योंकि बहुत सारे स्टाफ मैंने देखा वो ऐसे बोल देते हैं यहाँ से लेते हैं। जो हमारी सबसे मेन वेन है जहाँ से हम लेते हैं, मीडियल क्यूबाइटल वेन जिसको हम बोलते हैं, तो यहाँ से हम लेते हैं। और अगर आपको कैनुला का पूछे तो कैनुला मेटाकार्पल जो वेन्स होती है हमारी ये वाली, यहाँ पे हम प्रेफर करते हैं। अगर यहाँ पे आपको नहीं मिल रही तो आप सिफेलिक और बेसिलिक वेन जो दोनों साइड पे हाथ के होती है, फैली होती है सब साइड पे, तो वहाँ पे आप ट्राई कर सकते हो। उसके बाद एनएसआई का प्रोटोकॉल उनसे पूछा कि नीडल स्टिक इंजरी होती है तो क्या करते, तो नीडल स्टिक इंजरी का आपको बताना है। जो नीडल स्टिक इंजरी जब आपको हो जाती है, कोई भी पेशेंट की आपको नीडल प्रिक हो जाती है, सबसे पहले आपको जो करना है वो रनिंग वाटर में आपको हैंड अपने मतलब वॉश करने हैं, वॉश नहीं करने, खैर हैंड को रनिंग वाटर के अंदर रखना है और इनकरेज करना है, ब्लड को निकलने देना है, आपको ब्लड को रोकना नहीं है। और स्क्वीज़ नहीं करना है खास करके, क्योंकि स्क्वीज़ करते हो तो स्क्वीज़ करते ही अगर यहाँ पे लगा है तो आपने स्क्वीज़ कर दिया, अभी तो मतलब रुक रहा है, लेकिन जैसे ही आपने छोड़ा तो नेगेटिव प्रेशर के साथ वो सारा बैक्टीरिया जो भी होगा वो अंदर चला जाएगा। और अगर हो सकता है आप स्क्वीज़ ना करते वैसे ही रखते तो वो बाहर मतलब पानी के साथ निकल जाता, लेकिन आपने स्क्वीज़ कर लिया तो अंदर चला जाएगा, तो इसलिए डू नॉट स्क्वीज़। उसके बाद आपको अपने सुपरवाइजर को इन्फॉर्म करना है, आईसीएन को इन्फॉर्म करना है, फिर इमरजेंसी में जाना है। फिर एनएसआई फॉर्म होता है एक नीडल स्टिक इंजरी का, वो आपको फिल करना है। वो फॉर्म फिल करने के बाद आपको अपने प्लस पेशेंट के वायरल मार्कर चेक करने हैं। अगर पेशेंट के हो रखे हैं तो ठीक है, अगर नहीं हो रखे तो आपको अपने प्लस पेशेंट के दोनों के वायरल मार्कर चेक करने हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको इमरजेंसी का डॉक्टर लिख के देगा, उसके बाद आपके सारे टेस्ट होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको एनएसआई के प्रोटोकॉल के अंदर आती है, लेकिन बहुत सारे लोग बताते ही नहीं है कि हमें नीडल प्रिक हो गई है, तो शायद वो डरते हैं, क्योंकि हॉस्पिटल वाले आगे से बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं कि तू अंधा है क्या, तू ध्यान नहीं दे सकता है क्या, कैसे काम करता है तू, है ना, बहुत सारी चीज़ें, और आपको बार बार सबके सामने जाना पड़ता है। तो फिर थोड़ा सा हमें भी फील होता है कि यार छोड़, इससे तो अच्छा हम खुद ही टेस्ट कर लेते हैं पेशेंट के भी और अपने, फिर देखेंगे अगर पॉजिटिव हुआ तो पूछेंगे क्या करना है, नहीं तो छोड़, है ना। तो ऐसे टाइप का, लेकिन आपको कभी भी ये चीज़ छुपानी नहीं है, ये बतानी होती है। उसके बाद है पोजीशंस के बारे में उनसे पूछा। बहुत सारी पोजीशन आप बता सकते हो, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा एज ए फ्रेशर नहीं बताना है, ज़्यादा से ज़्यादा 6-7 पोजीशन बता दो बस हो गया। तो पोजीशंस की अगर हम बात करें, सबसे पहले हम बता सकते हैं जैसे कि पेशेंट सीधा लेटा है तो क्या है सुपाइन पोजीशन, पेशेंट उल्टा लेटा है तो क्या है प्रोन पोजीशन, पेशेंट बैठा है तो सिटिंग पोजीशन है, पेशेंट थोड़ा सा नीचे हो गया तो सेमी फॉलोअर पोजीशन। तो उसके बाद लेटरल पोजीशन आप बता सकते हो, चाहे लेफ्ट चाहे राइट, है ना। तो और अनीमा का अगर बाई चांस अनीमा का पूछे तो लेफ्ट लेटरल पोजीशन ही याद रख लेना हमेशा, ठीक है। तो उसके बाद नेजल प्रोन के साथ उनको पूछा कि कितनी ऑक्सीजन दे सकते हो, तो 6 लीटर तक आप जा सकते हो अगर आपको नेजल प्रोन के साथ ऑक्सीजन देनी है। अगर नहीं मेंटेन हो रहा है तो ऑक्सीजन मास्क लगा सकते हो, लेकिन इससे ज़्यादा बढ़ाना नहीं है नेजल प्रोन को आप, ठीक है। और उसके बाद है बेड सोर की केयर। उनसे पूछा था कि अगर बेड सोर पेशेंट को हुआ है तो आप क्या करते हो, कैसे केयर करोगे। तो बेड सोर में आपको ये कुछ 3-4 चीज़ें बता सकते हो कि पेशेंट को साइड जो है हर 2-2 घंटे बाद साइड दिलवाएंगे, फिर आप पेशेंट को अच्छा न्यूट्रिशन दोगे जिसके साथ जल्दी हील हो सके। उसके बाद अल्फ़ा बेड नीचे पेशेंट के लगा सकते हो, जहाँ एयर मैट्रेस लगा सकते हो जिसके साथ पेशेंट को
बोनी प्रोमिनेंट एरिया पे प्रेशर ना पड़े। उसके बाद मतलब पिलो वगैरह लगा सकते हो नीचे, जिसके साथ उनका बोनी प्रोमिनेंट एरिया को आप प्रोटेक्ट कर सको। तो उसके बाद डॉक्टर ने जो प्रेस्क्राइब करा हुआ है आपको कि बेड सोर के ऊपर ये ट्यूब लगानी है या ये पाउडर लगाना है, जो भी मतलब वो बोलते हैं आपको, चाहे अलाविंग सेक्रम वगैरह लगानी है, तो जो भी वो बोलते हैं वो आपको करना है। उसके बाद ऑक्सीजन थेरेपी आप दे सकते हो पेशेंट को साइड दिलवा के, उसके साथ भी बहुत मतलब अच्छे से हील होता है, मैंने देखा है क्योंकि हमने बहुत बार ऐसा करा है, तो बहुत जल्दी हील होता है वो। उसके बाद एक उनको स्केल्स के बारे में पूछा था, तो उन्होंने एक्चुअली GCS का ही पूछा था कि जो GCS स्केल है वो क्या होता है। तो GCS के साथ मैं आपको और भी कुछ स्केल है जो बता देता हूँ, जो आपसे मे भी पूछ सकते हैं। तो स्केल के नाम से उनके दिमाग में जो भी स्केल आया वो पूछेंगे। तो GCS थोड़ा ज़्यादा मतलब फेवरेट है सबका। तो GCS का मतलब क्लासिको कोमा स्केल, जो कि आपका न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट के लिए आप यूज़ करते हो। नंबर इसका आपको हमेशा याद रखना है, 15 हायर नंबर है और 3 इनका कम से कम वाला नंबर है ना। तो 3 एक्सपायर पेशेंट का भी होगा और जो 15 है वो नॉर्मल पेशेंट का होगा, जैसे मेरा, आपका, या जो भी ये वीडियो देख रहा है। उसके बाद बेड सोर के लिए आपको पूछ सकते हैं कि कौन सा स्केल यूज़ करते हो, तो ब्रेडन स्केल जो हम यूज़ करते हैं। उसके बाद फिल्बाइटिस के लिए VIP स्कोर हम यूज़ करते हैं। तो उसके बाद DVT के लिए हम यूज़ करते हैं कैप्रिनी स्केल, और फॉल के लिए हम यूज़ करते हैं मॉर्स फॉल स्केल। तो ये कुछ स्केल है जो आपको पढ़ के जो कि वहाँ पे आपसे पूछ सकते हैं। तो अभी बता देता हूँ कि सर्वोदय हॉस्पिटल का ओवरऑल एक्सपीरियंस जो मेरा था। पहली चीज़ ये है कि ये फरीदाबाद में पड़ता है, सेक्टर 8 में। फरीदाबाद जो है हरियाणा में पड़ता है, तो इसलिए हरियाणा की रजिस्ट्रेशन चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे फ्रेशर को तो लेते हैं, बट द कंडीशन इज़ अगर आप फीमेल हो तो। फीमेल को यहाँ पे ले रहे हैं, मेल को यहाँ पे नहीं ले रहे हैं। और मुझे इसलिए उन्होंने एक्सेप्ट कर, क्योंकि मैंने उनको बोला कि मुझे CCU का एक्सपीरियंस है, तो उन्होंने मुझे बोला कि कहीं भी वैकेंसी नहीं है, बस कैथ लैब में है। तो मैंने ऐसे ही बोल दिया कि मुझे मैम कैथ लैब का भी है, क्योंकि कैथ लैब तो हमारे पास में गुआंढी हमारा होता है, मतलब हमारे नेबर में ही होती है, तो नेबर को तो हर बंदा जानता ही है ना। तो मैंने उनको बोल दिया कि मैम मैं कर लूँगा, मुझे कैथ लैब का काम आता है। तो उन्होंने मुझे बोला अगर आपको श्योरिटी है तो बताना, फिर ही मैं आगे जाऊँ, नहीं तो फिर मेरी बेइज्जती ना हो जाए कि मतलब हमें तो कैथ लैब का ही स्टाफ चाहिए। लेकिन मैंने तो उनको बोल दिया कि मैं मतलब 2 में से 1.5 साल काम मैंने कैथ लैब में ही करा है। और उसके बाद इसलिए मेरी इंटरव्यू होगी। और नेक्स्ट चीज़ जो सैलरी की बात है, वो भी वहाँ पे 19,000 सैलरी लगा रहे हैं ये फ्रेशर की, जो कि मेरे साथ वो फीमेल स्टाफ, तो उन्होंने मुझे बताया कि उसकी 19,000 सैलरी लगाई है। तो मेरी जो है सैलरी 2 साल के एक्सपीरियंस में उन्होंने मुझे 24 सैलरी बोला था। वो भी इसलिए क्योंकि मैं कैथ लैब में जा रहा था। अगर मैं ICU में या वार्ड में जाता तो मे भी मुझे 22-20 ऐसा कुछ मिलता, लेकिन क्योंकि कैथ लैब था तो इसलिए उन्होंने 24 बोला मुझे। और फ्रेशर मेल के लिए मैं आपको थोड़ा सा आपका दिल नहीं तोड़ना चाहता, लेकिन नहीं ले रहे यार, फ्रेशर को वो नहीं मेल को एक्सेप्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो बोल रहे हैं कि हम फीमेल को ले रहे हैं, मेल के लिए हमारे पास वैकेंसी नहीं है। तो अगर आप मेल हो तो आपको वहाँ पे नहीं जाना, लेकिन फरीदाबाद के नियो हॉस्पिटल में आप ट्राई कर सकते हो, वहाँ पे वैकेंसी चल रही है। और फरीदाबाद में जो यदार्थ हॉस्पिटल है वहाँ पे आप ट्राई कर सकते हो, वहाँ पे वैकेंसीज है मेल के लिए। उसके बाद कैलाश हॉस्पिटल में ट्राई कर सकते हो, एशियन हॉस्पिटल में ट्राई कर सकते हो, वहाँ पे भी वैकेंसी है। और मे बी 1-2 वीडियोस के बाद मैं इसके ऊपर भी वीडियो लेके आऊँगा एशियन हॉस्पिटल के ऊपर। तो यही था मेन आज की वीडियो में। तो अगर आपको मेरा कोर्स लेना है, तो अगर आप चाहते हो दिल्ली में ज्वाइन करना या कहीं गुड़गांव या किसी भी हॉस्पिटल में, इंटरव्यू से आपको डर लगता है, तो आप मेरा कोर्स ले सकते हो। मेरे कोर्स के दौरान आपको मैं हर चीज़ में पढ़ाऊँगा, जिसके साथ आपका जो डर है अंदर का वो तो हवा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही था। कोर्स ज्वाइन कर लेके नीचे डिस्क्रिप्शन में WhatsApp का नंबर दिया हुआ। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि बहुत सारी और वीडियो है जो इसी तरह के टॉपिक के ऊपर आने वाली है, तो आपको बहुत हेल्प होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।